हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 10 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा सॉइल मैपिंग के बारे में, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशन के बारे में और चौथा होगा पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना यानी कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल हमारा सॉइल मैपिंग के बारे में। देखिए अभी हुआ क्या है, FAO, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी बॉडी है, ये यूएन की बॉडी है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट में वो क्या करेंगे, जो कि सोयल में न्यूट्रिएंट होता है उनको डिजिटली मैप किया जाएगा, उनकी डिजिटली मैपिंग की जाएगी, यानी कि उनको डिजिटली स्टोर किया जाएगा कौन सी किस जगह में कितने न्यूट्रिएंट्स है, किस मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स है, और वो किस पर्टिकुलर एरिया में की जाएगी, किस पर्टिकुलर रीजन में की जाएगी। एक तो सब सहारन अफ्रीका में की जाएगी और एक आपकी सेंट्रल अमेरिका में की जाएगी। देखिए यहाँ पे मैप देख लीजिए, सब सहारन अफ्रीका का। यहाँ पे कुछ पार्ट को छोड़ के, जैसे ये वाला व्हाइट पार्ट है ना इसका, अफ्रीका का व्हाइट पार्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका क्या नाम, मोरक्को आ जाएगा, क्या नाम, अल्जीरिया आ जाएगा, लीबिया आ जाएगा, इधर आपका ये वाला आ जाएगा, इजिप्ट वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये आप मिडल ईस्ट तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका अल्जीरिया। तो इन पार्ट्स को छोड़ के बाकी जो आपका पोर्शन बचता है वो सब सारा अफ्रीका। और सेंट्रल अफ्रीका तो आप देखिए, सेंट्रल अमेरिका तो आप जानते हो कि भाई ये मैक्सिको का कुछ पार्ट, और नीचे का है पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला। ये सब जो बीच वाला पार्ट है, जो मछली की पूंछ टाइप सा जो पार्ट है ना, ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, ऊपर वाला आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, उसमें कनाडा ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे वाला आपका साउथ अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों रीजन्स में आपका क्या होगा, ये सोयल न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसकी मैपिंग की जाएगी, किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैपिंग की जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि जो आपकी फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, इसकी एफिशिएंसी ऐसे बढ़ेगी। देखिए जिस एरिया में आपको, हमें पता है कि देखो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मिट्टी में क्या होता है, सॉइल में क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, और भी ये आपके मिक्स्ड न्यूट्रिएंट हो गई, एनपीके इन्हें बोला जाता है। और भी कई सारे होते हैं आपका, जैसे कि आपका क्या नाम, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, और भी कई सारे हो गए, जैसे कि आपका बोरान हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पौधों की ग्रोथ के लिए मान लीजिए यहाँ पे जो मिट्टी है इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अच्छी खासी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है। तो अभी क्या है, किसानों को तो नहीं पता ना कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट ज्यादा है, वो यूरिया का इस्तेमाल, मान लो जो आपको फर्टिलाइजर जो भी वो यूज कर रहे हैं, यूरिया कर रहे हैं, एनपीके कर रहे हैं, या दूसरा भी एसएसपी कर रहे हैं, या एमओपी कर रहे हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ यूरिया, वो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, उनको जो भी यूज कर रहे हैं वहां पे, तो वो अपने हिसाब से डालेंगे ना, जितना वो डालते आए हैं, जो भी पहले से डालते आए। अब यहाँ पे जरूरत है, मान लीजिए आपका 1 पैकेट की, यानी कि आपका 50 केजी की जरूरत है इतने एरिया में। तो वो उनकी आदत है कि वो 5 पैकेट यूज करते हैं, यानी कि आपका 250 केजी डालेंगे। तो 250 केजी जो यूरिया डाला, एक तो वेस्टेज हो गया यूरिया का। ठीक है, और यहाँ पे जो सोयल की न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी थी वो तो एक तरह से वेस्ट हो गई, यूरिया में वेस्ट हो गया पैसा। तो इस चीज को आप दूसरी जगह यूज करें तो एफिशिएंसी बढ़ नहीं पाई, आपकी फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ नहीं पाई। फर्टिलाइजर का यूज जहाँ पे करना चाहिए था वहां पे नहीं हुआ, यानी कि हम कम फर्टिलाइजर लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन करे तो वही तो एफिशिएंसी होगी ना। तो इसकी इसलिए बोला कि फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ाने के लिए सॉइल की मैपिंग की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब सॉइल की मैपिंग होती क्या है, ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम डिलाइनेट करते हैं जो नेचुरल बॉडीज है सॉइल की, उनको डिलाइनेट करते हैं। डिलाइनेट करने का आपका रेखांकन करते हैं, रूपांतर मतलब उसको किसी चीज को पर्टिकुलरली शो किया जाता है, यानी कि मैपिंग की जाती है। मान लीजिए कई सारी बॉडी है,
ठीक है? मान लो यहाँ पे सोइल है, उसकी बहुत सारे पार्ट है, मतलब यहाँ पे एक अलग टाइप का है, या यहाँ पे एनपीके ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे आपको दूसरा वो क्या नाम न्यूट्रेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? कहीं-कहीं पे उनकी पूरा डिलाइनेशन कर दो कि इतने एरिया में आपकी एनपीके है, एनपीके की क्वांटिटी ज़्यादा है, इतने में आपके में सिर्फ नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, पीके नहीं मिलेगा। दूसरे एरिया में मिट्टी का जो आपका होगा, वो आपकी क्वांटिटी यहाँ पे फास्फोरस की ज़्यादा होगी, या किसी और न्यूट्रेंट की ज़्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होगा, उनका डिलाइनेशन हो जाएगा, पता लग जाएगा किस किस एरिया में किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसे क्लासिफिकेशन करने में आसानी होगी, उसको क्लासिफाई कर चुके होंगे कि हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि सोइल्स को, जिससे कि वो आसानी से हम चीज़ को क्या नाम मतलब उसका उपयोग कर सके, ठीक है? और सोइल की प्रॉपर्टी की जो सोइल प्रॉपर्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, जिस पर रिसर्च भी की जा सकती है, उसको आसानी से समझाया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन उसका किया जा सकता है। ठीक है? और उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है कि किस-किस एरिया में क्या-क्या है। तो यही चीज़ें इनका सॉइल मैपिंग में ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है? बेनिफिट इसके ये होगी कि उसे समझना आसान होगा कि किस टाइप के न्यूट्रिएंट वहाँ पे है, ताकि हम उसी तरह की क्रॉप उगा सकें, ठीक है? दूसरी चीज़, अब वेस्टेज जो फर्टिलाइज़र का वेस्टेज होता है, उसको हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। ये इसके बेनिफिट होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा और जान लेते हैं कि भाई जो इससे क्या होगा, जो सोइल का एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा नेशनल लेवल पे, ठीक है? और सोइल का पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जो कि एज ए पब्लिक गुड की तरह काम करेगा। पब्लिक गुड का मतलब होता है कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी हो, उसका जैसे कि आपकी रेलवे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? जो भी आपके बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी किसी एक की वो नहीं है, वो प्रॉपर्टी सारे लोगों की उसमें बराबर भागीदार है, बराबर हिस्सा है। तो एज ए उसे पब्लिक प्रॉपर्टी यूज किया जा सके, कहने का मतलब उसे कोई भी जाके मान लो, जो आपको डिजिटल जो डाटाबेस बन जाएगा सोइल का, उसकी मैपिंग हो जाएगी, उसे कोई भी जाके यूज कर सकता है, मतलब उसे देख सकता है। तो ऐसा नहीं किसी मतलब किसी स्पेशल आदमी का, ऐसी स्पेशल कंट्री का उस पर क्या ना अथॉरिटी रहेगी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह यूज किया, उसे पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाने के लिए यूज कर सकते हो उस डाटा को। उसमें प्राइवेट सेक्टर और खासकर आपके फार्मर्स को क्या है ना, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिए जा सकते हैं इस डाटा का यूज करके, अगर आपकी सोइल की मैपिंग हो जाती है। इससे शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि पानी मिलना बंद हो गया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मान लो बारिश नहीं हो पाई, तो कुछ टाइम के लिए अब वो उस चीज को है ना, उसको जो इस तरह का अब उन्हें स्ट्रेस मिलता है फसल को, तो उसको आपको सह सकती है, यानी कि उसे क्लाइमेट डायनेमिक्स फसल आपकी बनाई जा सकती है, क्योंकि आपके पास डाटा है, पता है कि कहाँ पे क्या होगा। अगर आपने ऐसी फसल उगा रखी है, तो वहाँ पे आपको किस टाइप का फर्टिलाइजर यूज करना है, कितना पानी यूज करना है वहाँ पे। तो इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ना आपको, इस तरह के स्ट्रेस से आपको क्या ना निजात मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप जो आपकी जैसे कि कोई फसल है, वो वाटर स्ट्रेस से क्या ना पीड़ित है, गुजर रही है, कि पानी की कमी से गुजर रही है, तो आपको फर्टिलाइजर कितना डालना है, वो किस चीज की कमी पूरी कर सकता है, कितना पानी देना है दूसरे रिसोर्सेज से, तो वहाँ पर उस चीज का पता लगाया जा सकता है। तो और मार्केट में कितना, मतलब अगर मार्केट में फर्टिलाइजर की कमी हो जाए, तो आप कौन सी फसल उगाओगे? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी में इतने सारे न्यूट्रिएंट है, ये इस टाइप के न्यूट्रिएंट है, तो ये फसल उगाएंगे तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की जो ये आपकी थिंक वो है ना, इकोसिस्टम जो तैयार होगा फार्मर्स के लिए, तो वो बहुत फायदेमंद होगा फार्मर्स को। ठीक है, अब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत पुरानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज की जा रही थी, जो अनसस्टेनेबल थी। अनसस्टेनेबल का मतलब कि ये लंबे टाइम के लिए चलाई नहीं जा सकती, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, वहाँ पे कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने वाली फसल उगाई जा रही है, और जहाँ पे कम न्यूट्रिएंट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली फसल उगाई जा रही है। या ये कहिए, जहाँ पे आपको पानी कम चाहिए, वहाँ पे कम पानी वाली उगाई जा रही है, जहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए वहाँ पे क्या है कि सॉरी उल्टा बोल गया, जहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए वहाँ पे कम पानी वाली फसल उगाई जा रही है, और जहाँ पे कम पानी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा पानी की जरूरत वाली फसल उगाई जा रही है। इस तरह की प्रैक्टिस जो किस वजह से है कि फार्मर्स में क्या है, नॉलेज की कमी है, और जो हमारे रिसर्चर्स है उनके पास भी ऐसी जो डाटाबेस है इंफॉर्मेशन का, उसकी कमी है। तो अगर ये पता लग जाएगा, तो इस चीज़ को क्या है, आगे बढ़ाने में, फसल को वो हाई यील्ड डेवलप करने में, हाई यील्ड का प्रोडक्शन करने में फसल का ज़्यादा
आसानी होगी। तो इसमें दूसरी कमी क्या बताएगी, लैक ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि कैपेसिटी का डेवलपमेंट किया जा सके, एक ये भी कमी है। और न्यूट्रंट्स का अंडर यूज हो रहा है। अंडर यूज का मतलब यही है कि न्यूट्रंट्स जितने यूज होने चाहिए वो यूज ही नहीं हो पा रहे। मान लीजिए न्यूट्रंट्स है आपके एनपीके, एनपीके फसल उसमें मिट्टी में एनपीके है, तो एनपीके मान लीजिए इसमें ये आपका 50% है, ये आपका 40% है, ये आपका 10% है। और जो आपने फसल उगाई या आपने कोई और चीज यूज की, तो वो क्या हुआ, मतलब ये जो है इनकी परसेंटेज आपकी कम ही यूज पाई, कम ही यूज हो पाए। मान लीजिए अर्थ से यूज इतना इतना होना चाहिए था, मगर इसका यूज हो पाया कुल 2% ही या 5% या 10%, यानी कि इनका अंडर यूज हो रहा है। जितना यूज होना चाहिए, जितना हमें फसल के लिए यूज करना चाहिए, वो यूज ही नहीं हो रहा। तो वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सब सारण अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि सोयल का डेप्लीशन होता जा रहा है, क्योंकि सोयल क्या है, चीज वो लीच आउट हो जाता है अर्थ के अंदर, ठीक है। और इससे क्रॉप की यील्ड पे फर्क पड़ता है, यानी कि कम आपकी फसल पैदा होती है, जिससे कि पॉवर्टी बढ़ती है किसानों में, किसानों में पॉवर्टी बढ़ेगी, जो किसान फैमिली है वो है गरीब होती जाएगी, वुल्नरेबल होती जाएगी, इससे फूड की इनसिक्योरिटी आती जाती है। तो ये सब सारा अफ्रीका कंट्री जो है उसमें देखने को मिलता है। इससे जो है ये और भी दूसरे रीजन बताया कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो सोइल को रेगुलेट कर सके, ठीक है, बता सके यहाँ पे ये चीज उगानी है, यहाँ पे वो चीज उगानी है। कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, नॉलेज की कमी है। तो ये सारे जो कारण है यही है, इसी वजह से नीड जरूरत हुई कि हम ऐसी वो करें, डाटाबेस बनाए इसका सोइल का, जिससे कि किसानों को फायदा हो, रिसर्चर्स को भी रिसर्च करने में सोइल के ऊपर, फसल के ऊपर के फायदा हो। और ये जो आपकी अफ्रीका की टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो बहुत कम है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कब क्या होती है, ये एक तरह से आउटपुट, जो टोटल आउटपुट होता है उसको, जो वेटेड जियोमेट्रिक एवरेज होता है लेबर का, टोटल आउटपुट को आपका वेटेड जियोमेट्रिक एवरेज, ठीक है, उसका मान लो लेबर आपने यूज की, उसका 70% आप यहाँ पे ये रखोगे। मान लीजिए आपने लेबर, आपने 50 आदमी यूज किया तो उसका 70% एवरेज, ठीक है, प्लस आपका जो आपने कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, उसका आपको 30%। तो टोटल ये जोड़ के आउटपुट को डिवाइड करने से जो आता है वो आपको क्या आएगा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आएगी। अगर ऐसे समझ में ना आए फॉर्मूला की फॉर्म में, तो आप इसे थ्योरी की फॉर्म में समझिए, एक तरह से मेजर है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की मेजरमेंट है, जिससे कि हम क्या मेजर करते हैं कि कितना हमारा आउटपुट आया, ठीक है, और कितना इनपुट देने से कितना आउटपुट आया। यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रोडक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, कि इनपुट आपका कितना लगा, इनपुट कितना लगा, और आपका आउटपुट कितना है, तो उसकी मेजरमेंट है ये एक तरह से, ठीक है। तो ये है, तो ये बहुत कम है होता है। और अब हम कर लेते हैं जो हमारी इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया फाओ ने, यानी कि फार्मर्स एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने यूज किया, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है किसकी, यूएन की। ये क्या करती है, इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाती है कि हंगर को हम डिफीट कर सके, हंगर को कम कर सके, खत्म कर सके। इसका यही है कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है इसे, ठीक है। इसमें कितने मेंबर, 195 मेंबर, जिसमें से 194 तो कंट्री होगी, प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस वन में काउंट होता है, ठीक है। टोटल ये 130 कंट्रीज में क्या कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये हमने जाना सोइल मैपिंग के बारे में। अगला आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में। अभी हुआ क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 क्या पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, मगर इसके ऊपर ओपोजिशन ने क्या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजना पड़ा, डिलिब्रेशन के लिए भेजना पड़ा। तो ये तो इस वजह से न्यूज में आया। मगर इसके क्या क्या प्रोविजंस है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए, तो उसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस किए गए। उससे थोड़ी सी पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं कि दो चीजें होती है। एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको हम डिस्कॉम बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी अडानी हो गए, अंबानी हो गए, ठीक है, और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है आपकी, रिलायंस की है, और भी मतलब बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि जैसे कि सतलुज, SJVN हो गई, ठीक है आपकी, और भी कई सारी है। और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी वाली, करने वाली कंपनी, जैसे कि आसाम पेट्रोकेमिकल्स हो गए, ठीक है, और भी आपके हो गए जैसे कि उत्तर
प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा, ठीक है, और कैसा है, तो ये प्रोडक्शन करती है। जो आपकी प्रोडक्शन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो प्रोडक्शन करने वाली होगी, और एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, पर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगी? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी करेगी। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि प्रोडक्शन तो आपने कर दिया, अब बीच में आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट किसानों को, क्योंकि आप जानते हैं हमारा काफी ज्यादा जो तबका है पॉपुलेशन का, वो किसान है, फार्मर्स है। अब फार्मर्स को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, उन्हें स्ट्रेस से उभारने के लिए, उनकी फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए उनको फ्रीबीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रीबीज का मतलब ये हो गया फ्री इलेक्ट्रिसिटी, या कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत कोई फ्री चीज प्रोवाइड कर दी, जैसे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट इनको बोलती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, कि आप फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए। अब ये कहती है कि भाई हमें तो पैसा क्या ना, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में हमारा पैसा तो मान लीजिए आपका 10 रुपए जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करी कंपनी। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप टेंशन ना लो, कि जो आपका 10 रुपया लग रहा है उसको हम दे देंगे, ठीक है, उसको हम दे देंगे, आप इनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए। अब प्रॉब्लम ये पैसा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड फ्री करते गए करते गए करते गए, तो अब इनको क्या है, वो जो पैसा है गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, तो इतना सारा ड्यू हो गया है कि गवर्नमेंट उनकी भरपाई नहीं कर पाई। देखो टोटल कितना ड्यू हो गया, ये डाटा है 31 मार्च 2022 तक का, ये ड्यू हो गया 62,931 करोड़, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे स्टेट दिखाया गया कि कितना ये स्टेट का अलग अलग जो है डाटा ड्यू है गवर्नमेंट पे। एक तो ये होगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अपने लॉसेस होते हैं, कई सारे लॉसेस होते हैं, तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का जो है वो ड्यू है पैसा, ठीक। तो यही सब चीजें क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे ओपोजिशन इनमें विरोध कर रही है कुछ प्रोविजंस का, तो हम प्रोविजंस जान लेते हैं, ठीक क्या है। तो इसमें ये कोशिश की गई है कि जो जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, मल्टीपल प्लेयर्स हैं, उनको ओपन एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाए। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सभी प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ओपन एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाए, जो भी पावर सप्लायर्स है आपके, ठीक है, इन सबको। तो यहाँ पर ओपन एक्सेस की बात की गई है, मेन पॉइंट ये है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओपन एक्सेस, पहले ओपन एक्सेस नहीं थी, कुछ ही लिमिटेड को ओपन एक्सेस थी। यहाँ पे एक तरह से जितने भी, कोई भी आपका जो आपके कंज्यूमर होता है, वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर चूज कर सकता है। मान लीजिए जैसे कि अभी क्या था, अभी मैं मान लीजिए रिलायंस की एनर्जी ले रहा हूँ, या रिलायंस से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, रिलायंस दिल्ली में आपकी रिलायंस की आ रही है। तो अब क्या होगा कि मैं उसे स्विच नहीं कर पाऊंगा कि रिलायंस की आ रही है, वो आसान नहीं है। तो अब मेरे लिए ये चीज़ बहुत आसान कर दी गई कि मैं स्विच करके जिसका भी मुझे पसंद है, मैं उसकी एनर्जी को, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो अमेंडमेंट किए गए, जो बिल क्या बोलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितने भी लाइसेंसी है, यानी कि जिनके पास लाइसेंस है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, उनको क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, उनकी एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। और दूसरा इसे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बना दिया गया है, यानी कि जो बिग प्लेयर्स थे, पहले क्या होता था, उनको ही थोड़ा सा एक्सेस प्रोवाइड होती थी, जो छोटे प्लेयर्स होते थे उनको एक्सेस प्रोवाइड नहीं होती थी। तो इससे जो कंपटीशन का जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता था ना, वो सही से नहीं मिल पाता था, वो हेल्दी नहीं होता था। मगर अभी यहाँ पे क्या, सभी के लिए, छोटे और बड़े प्लेयर के लिए ओपन एक्सेस कर दी गई है। तो यहाँ पे हर कोई आके कॉम्पीट कर सकता है, हर कोई आके अपना जो है बिड कर सकता है, ठीक है। तो जो भी अच्छी बिड करेगा उसको ही वो चीजें मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या, ओपन एक्सेस करने से क्या, इनेबलिंग कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी को एनहांसमेंट मिलेगा, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज है, उनकी एफिशिएंसी को एनहांसमेंट मिलेगा। इस तरह से एनहांसमेंट मिलेगा, क्योंकि जब ओपन एक्सेस हो गई है, तो उनके लिए क्या है, जो कॉम्प्लायंस का जो रूल्स है, वो भी थोड़े से लाइट कर दिए गए हैं। इससे सर्विस भी इम्प्रूव हो जाएगी, कंज्यूमर्स को आसानी से सर्विस मिलेगी, और सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव होगी। सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव करने से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपकी लोड शेडिंग की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो
ये सारी आपकी सर्विस में क्या ना इजाफा होगा, यानी कि अच्छी सर्विस मिलेगी। और टैरिफ्स को रिवाइज किया जाएगा कि पहले जो टैरिफ चलता रहे वो महंगे थे, अब उन टैरिफ्स को रिवाइज किया जाएगा। मिनिमम और अपर जो लिमिट है उनको क्या है ना अमेंड किया जाएगा, उनमें रिवीजन किया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम लिमिट मान लीजिए 10 रुपये थी, अब उसको कम कर दिया जाएगा। थोड़ा मिनिमम लिमिट थोड़ी सी थी उसे और वो कर दिया जाएगा, मतलब इनमें अमेंडमेंट किया जाएगा। ये है, और कमीशन भी दिया जाएगा, क्या है ना अप्रोप्रिएट कमीशन दिया जाएगा। ठीक है। और ये कन्वर्ट के पहले क्या था, अगर कोई ऐसे डिफाल्टर पकड़ा जाता उसे पनिशमेंट था, इम्प्रिजनमेंट भी, इम्प्रिजनमेंट होती थी। मगर अभी क्या है कि इस चीज के इम्प्रिजनमेंट के चलते हुए क्या है, जो डिफॉल्ट लोग डरते थे तो इस फील्ड में ना अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने डरते, अभी क्या है जब इस चीज़ का थोड़ा सा डर कम हो जाएगा तो लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो क्या है ना कि बस फाइन ही लगेगा, तो इसमें क्या है ना वो खुल के इस चीज़ में क्या है ना बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या पूरी जो है ना ये फंक्शनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो करती है कंपनी, उनकी फंक्शनिंग को एक स्ट्रेंथन किया जा सकेगा। ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशन के बारे में। देखिए हुआ क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन है, उसने ये बोला है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इंडिया में, जो जनरेट हो रहा है किसी भी चीज़ से, या आपका नेचुरल है या ह्यूमन मेड आपका जनरेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से ये टर्म आपका यूज में आया। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशन होता क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये एक तरह का मिक्स होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं कैसे क्रिएट होता है। ये दो वोल्टेज, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज रखा, तो इन दोनों पे मान लीजिए चार्ज है, इस पे 10 आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इस पे 10 आपका नेगेटिव चार्ज है, इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 20 डिफरेंस आ गया। तो ये 20 का जो डिफरेंस आया, ये आपका क्या है ना वोल्टेज का एक तरह से डिफरेंस आ गया। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज क्या है मूव करेंगे, और चार्ज का मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे देखिए, तो ये चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर देखने को मिल रहा है, तो ये जो है यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने से जो आपका वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है आउटसाइड का एरिया, उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है। ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात, मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा, उसी के साथ साथ आपका जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपका जैसे दो चुंबक के जो आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका ये है इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक तरह से मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट देखने को मिलता है। जो मैग्नेटिज्म का पोल्स क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो आपका क्या होगा, इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है। एक तरह से ये मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो गया, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गया, यानी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल उसमें हो जाएगा, ये आपका वर्टिकल उसमें होगा। तो ये दोनों का मिक्स होता है। ठीक है। अब एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि आपका अर्थ का होता है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी बिजली कड़कती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। तो इस तरह से जो आपका जैसे सन से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होता है वो आपका हो गया। ठीक है। दूसरा होता है ह्यूमन मेड, यानी कि जो आदमी ने खुद जनरेट किया, यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, सैटेलाइट में हो गया, एरोप्लेन की वजह से हो गया आपका। ठीक है। और जो आपके टावर्स होते हैं, ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो आपके चैनल वो होते हैं, क्या नाम, ये लगे होते हैं, डिश लगी होती है, इनकी वजह से एंटीना होता है। ठीक है। कई सारे ये आपके सेलुलर टावर्स लोग, मोबाइल के टावर हो गए, इवन मोबाइल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेज होती है, बोलते हैं ना कि मोबाइल का कम यूज करो, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के उसमें कांटेक्ट में कम आ सके, रेज के कांटेक्ट में कम आ सके, इससे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, कैंसर होने का खतरा रहता है।
तो एक्सरेज होगी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके ह्यूमन मेड है, जो आदमी ने खुद जनरेट की है। ठीक है, इशू यही होता है कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर होता है, मिसकैरेज होता है, बच्चे का गिरना, जो आपका भ्रूण होता है, कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसमें मिसकैरेज की घटना देखने को मिलती है। ये फैटिग देखने को मिलता है, वीकनेस आती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, डिप्रेशन होता है, नोसिया होते हैं, आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो कमजोर हो जाती है। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट यही देखने को मिलता है कि जो आपकी वेदर में, मतलब जो आपका होता है कि मतलब वेदर पे, एनवायरनमेंट पे बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट देखने को क्या मिलता है, जो फ्लोरा एंड फौना है उन पे क्या बैड इफेक्ट देखने को मिलता है, जो रडार से वेव निकलती है उनके ऊपर। ठीक है, जो आपके पक्षी होते हैं वो मरते हैं, जैसे कि एक मूवी आई थी आपकी रोबोट 2, जो अक्षय कुमार की मूवी थी, तो उसमें कितने जो एमिशन से पक्षी और जो आपके जीव जंतु थे, पक्षी थे, बर्ड थे, वो मर गए थे। ठीक है, तो अगला आर्टिकल होगा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में। देखिए पहले क्या था, पहले एक स्कीम है संसद ग्राम योजना, दूसरा एक आदर्श ग्राम योजना है, तीसरा अभी इसमें इसी का ही सब कंपोनेंट है, आदि आदर्श ग्राम योजना, यानी कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये क्या है, आदि का मतलब है यहाँ पे आदिवासी, आदिवासी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि ट्राइब्स, यहाँ पर ट्राइब्स का एंगल जोड़ दिया गया बस। तो इसमें ये कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जो पहली स्कीम थी, पहली स्कीम कौन सी थी आपकी, आदर्श ग्राम योजना, यानी किसी भी गांव को हमें आदर्श ग्राम बनाना है, यानी कि उससे एकदम 100% क्या है ना कि आइडियल ग्राम, आदर्श ग्राम का मतलब आइडियल, उसमें बिजली हो, पानी हो, सैनिटेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आपका स्मार्ट ग्राम ये बनाना है, उसमें सारी जो शहर में सुविधाएं होती है वो आपके गांव में सुविधाएं बनानी है, तो उसी को हम आदर्श ग्राम बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो आदिवासी के जितने भी गांव हैं जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, अब उस पर यहाँ पे फोकस किया गया है, यानी आदर्श ग्राम योजना में एक कंपोनेंट जोड़ दिया गया, आदि यानी कि आदिवासियों पर यहाँ फोकस करने की बात की, जो आपकी पहले यही होती थी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम होती थी, अब उसको क्या है कि ट्राइबल सब स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब है वो, पर उसमें कंपोनेंट और ऐड कर दिया गया, जिसका नोमेनक्लेचर क्या बोल दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो इसको कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 2021-22 से लेकर 25-26 तक, यानी 4 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। ये एक तरह से सप्लीमेंट करके पूरक है, किसका, जो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने एफर्ट लगा रही है किसके लिए, कि जो ट्राइबल पीपल है उनके वेलफेयर के लिए, उनके मतलब उत्थान के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो एफर्ट लगा रही है, उसमें ये एक तरह से और ऐड कर देगी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने एफर्ट्स ऐड कर देगी। तो यहाँ पे यही बोला गया कि सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल बाय एक्सटेंडिंग स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड कर देगी, स्पेशली किन आदिवासियों को। ठीक है, जो गैप क्रिएट हो गया है कि आपका एक शहर में और गांव में, और जो स्पेशली जो आपके ट्राइबल पीपल्स के जो विलेजेस है, उसके गैप को फिल करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, किस तरह से कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, किसमें, जो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले गांव है ना वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी गाइडलाइंस क्या है, ये यही करने के ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जो आपके सेलेक्टेड विलेजेस है ट्राइबल्स पीपल के, वहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आपका हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए वहाँ पे। ठीक है, कि जो गैप क्रिएट हो गया है, उसको कैप्चर करके, उसको पहचान के, और जितने भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जिनको हम मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी कि उनको मॉनिटर करना है, उन पे ध्यान देना है, उन सबको इन इंडिकेटर्स में क्या है ना, डेवलपमेंट लेके आना है, उनको डेवलप करना है, जैसे वाटर की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट्स बनी होनी चाहिए, एजुकेशन का लेवल हाई होना चाहिए, हेल्थ की कोई समस्या नहीं, यानी कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स खुले होने चाहिए, और आपकी ऐसी स्कीम चल रही हो कि आदिवासियों को जो आपकी न्यूट्रिशन स्कीम है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम होगी, आईसीडीएस सीडीएस स्कीम होगी, एंड इन सभी स्कीम्स का उन्हें लाभ मिल रहा हो, एग्रीकल्चर की अच्छी प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो सभी किसानों को उनका लाभ मिल रहा हो।
ठीक है। इसे इसके लिए क्या अप्रोच यूज की जा रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई करके जो जो वहाँ पे इंडिकेटर्स है जिनमें यानी कि बेहतरी की जरूरत है, गुंजाइश है, उन पे ध्यान दिया जाएगा। यानी कि नीड असिस्टेंस एक्सरसाइज यूज की जाएगी, नीड असिस्टेंट असेसमेंट एक्सरसाइज सॉरी, कि जहाँ पे असिस्मेंट की आवश्यकता है कि भाई इस एरिया में जैसे कि एजुकेशन कमजोर है, मान लीजिए वहाँ पे सैनिटेशन तो ठीक है मगर असिस्ट वहाँ पे एजुकेशन कमजोर है, तो वहाँ पे असिस्टेंस के असेसमेंट किया जाएगा कि एजुकेशन में किस किस चीज़ की जरूरत है, और वहाँ पे उसी तरह की आपको एक्सरसाइज की जाएगी, असेसमेंट किया जाएगा, और विलेज डेवलपमेंट प्लान जनरेट किया जाएगा, और विलेज पे स्पेशली फोकस रहेगा, जिससे कि डाटा कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे पता लगाया जाएगा कितने लोग आपका मतलब सैनिटेशन की जो सर्विस है वो नहीं है, वो किसी किसके घर में एजुकेशन कम है, यानी कि किस एरिया में एजुकेशन की कमी है, तो उस चीज़ पर स्पेशली टारगेटेड डेवलपमेंट होगा, ये कहिए। तो एक तरह से पूरा कन्वर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन होगा ये दूसरी स्कीम का। फिर जो दूसरी स्कीम है, जैसे कोई एजुकेशन के लिए चलाई गई है, कोई आपका सैनिटेशन के लिए चलाई गई है, कोई आपका न्यूट्रिएंट्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए चलाई गई है, तो सभी को एक जगह क्लब करके उसका एक अच्छी तरह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला कन्वर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर स्कीम्स, तो यही है कि सभी स्कीम को कन्वर्ज कर दिया। ऑब्जेक्टिव यही है कि वो विलेज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और कन्वर्जेंस हो, हर एक फैमिली का, इसमें सारी फैमिली आ जाए, कोई भी फैमिली छूटे ना, स्पेशली ट्राइबल पीपल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके, कौन किस 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 फील्ड में, हेल्थ में जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए जा सके, ठीक है, जो आपकी ये होती है आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनको हर एक गांव में, हर एक घर में भेजा जा सके, एजुकेशन में डेवलपमेंट लाया जा सके, कनेक्टिविटी क्रिएट किया जा सके, वहाँ पे सड़कें बनाई जा सके, और वो और इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये जो इंडिकेटर रोड कनेक्टिविटी और आर्ट सेक्टर में स्पेशल ध्यान देना है, जैसे रोड कनेक्टिविटी पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, स्कूल्स पे, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, हेल्थ जो सब सेंटर्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, और सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है उसका डिस्पोजल सही से होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट सही से होना चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी डिस्कशन, डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।